So, hello everyone, and very warm welcome in this special podcast once again. Yes, फिर से स्वागत है और आज हमारे साथ फिर से विशेष रूप से उपस्थित हैं डॉक्टर कुसुमलता सिंघल। विशेष रूप से हमारे आग्रह पर कैसे हम मेडिकल प्रोफेशन में अपने आप को प्रॉपर समय अनुसार एडजस्ट करके किस प्रकार से हम आज समय में होने वाले जो मेडिको लीगल केसेस जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, किस प्रकार से हम उस पर अपने आप को ठीक करके बहुत सारी समस्याओं से हमने बात की थी एज अ पेशेंट्स, और अभी हम किस प्रकार से एज अ मेडिकल प्रोफेशनल हमें क्या क्या बातें ध्यान रखना चाहिए, हम कुछ एक बात पे आज चर्चा करेंगे। तो मैम, आपका स्वागत है फिर से हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। तो जैसे हम देख रहे हैं कि आज के समय पर केसेस बढ़ रहे हैं, डेटा बता रहे हैं कि एवरी ईयर मीन्स 40-80% इंक्रीज़ हो रहा है केसेस में। हम एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहे, इन जनरल देखिए कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं चाहता कि हम किसी ऐसे बात में जाएं, बट फिर भी बातें बढ़ रही हैं। तो कोई हमारी कमी है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, हम जिसको हम फिक्स कर सकें, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि लिटिगेशंस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आज से 25 साल पहले लिटिगेशन का कभी जिक्र नहीं होता था, और धीरे धीरे ऐसा है कि हर साल लिटिगेशंस का इंसिडेंस, लिटिगेशन की प्रपोर्शन ऑफ केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये डॉक्टर्स से भी अपील करूँगी कि सभी को एक बेसिक मेडिको लीगल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अभी तक हम सोचते थे कि अगर हमें अपनी बीमारी का इलाज करने की नॉलेज है तो दैट इज़ सफिशिएंट, अगर हम इलाज कर रहे हैं तो बस ठीक है। लेकिन अभी आज की इरा में जबकि मेडिको लीगल केसेस बढ़ रहे हैं, तो मेडिको लीगल नॉलेज होना भी अनिवार्य है हमको अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। जी। तो सबसे पहला तो मैं ये बोलूँगी कि हर जो पेशेंट आपके हॉस्पिटल के गेट में एंटर होता है, आप उसको एक पोटेंशियल लिटिगेंट मान के चलें। ओके। कि भले ही वो आपका फ्रेंड है, आपका भाई है, आपका रिश्तेदार है, या आपका बहुत पुराना पेशेंट है। कोई भी पेशेंट थोड़ा सा भी जब अनटूवर्ड होता है इलाज के रिजल्ट या सेटिस्फेक्शन में कमी रहती है, तो कोई भी पेशेंट लिटिगेंट बन सकता है। तो हमें ये ध्यान में रखना है। तो हम मोस्टली मैंने देखा है कि जो इंडियन सर्कमस्टांसेस हैं उसमें डॉक्टर्स इलाज तो पूरी ईमानदारी से करते हैं, लेकिन उनको डॉक्यूमेंटेशन की कमी रहती है। लिखते प्रॉपर नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं करते हैं। वही मैंने यूएस भी मैं कई बार जाके आई हूँ, और मेरे बच्चे यूएस में रहते हैं, तो मुझे हॉस्पिटल्स में भी बहुत उनके रिकॉर्ड्स देखने की बहुत मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। तो मैंने ये देखा है कि वहाँ पे न केवल डॉक्टर्स बल्कि उनका स्टाफ भी डॉक्यूमेंटेशन को पूरा ध्यान देता है। सबसे पहले वाइटल्स देखेंगे तो वो पहले डॉक्यूमेंट करेंगे, बाद में आपको बताएंगे। अगर आप पूछोगे कि मैडम मेरा बीपी सही है क्या, वो पहले डॉक्यूमेंट करेगा, बाद में आपको बताएगा। हमारे यहाँ देखते तो हैं, इलाज भी करते हैं, डॉक्यूमेंट करने में हम थोड़ी सी चूक कर जाते हैं। तो हमें डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर रखना है। जब से पेशेंट आया, पेशेंट के साथ अपना बिहेवियर ठीक रखना है, उसको चीज़ों के बारे में सही आइडिया दें। हमें बहुत ज़्यादा हाई फाई रिजल्ट की सांत्वना ना दें। यदि हमें पता है कि किसी प्रोसीजर के साथ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो हो सकते हैं, तो सिर्फ पेशेंट को खुश करने के लिए ये न कहें कि नहीं चिंता मत कर, ये तो सब तेरा सही होगा। ये सांत्वना झूठी देने के ज़माने का है, क्योंकि हर कॉम्प्लिकेशन, हर प्रोसीजर के साथ कॉम्प्लिकेशन जुड़े होते हैं। कुछ अवॉइडेबल होते हैं, कुछ अनअवॉइडेबल होते हैं। ओपीडी का भी हर पेशेंट ठीक हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, और पूरी बॉडी की टॉप टू बॉटम केमिस्ट्री आप एक नज़र में समझ लें ऐसा भी इम्पॉसिबल है। तो इसलिए हम बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को हम एग्ज़ामिन करें,
खुद अच्छे से समझने की कोशिश करें और जो भी उसकी प्रोग्नोसिस है, जैसे भी उसकी ठीक होने की संभावना जितने % है और जो भी उसके कॉम्प्लिकेशन होने के परसेंटेज हैं, वो हम उसे अच्छी तरह से एक्सप्लेन करें। ये ना सोचे कि अरे ये दुखी हो जाएगा। तो वो हम यदि अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो पेशेंट का मेंटल मेकअप रहेगा। जैसे मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ होने के नाते अपना ही एग्जाम्पल दूं, जैसे मैं बोलूँगी सब डिलीवरी ठीक हो जाएगी, कोई चिंता मत करो, बढ़िया जच्चा बच्चा हो जाएंगे, तो ये मैं बोल नहीं सकती, बिकॉज आई नेवर नो कौन सी पेशेंट को ब्लीडिंग बाद में होने वाली है, किसको PPH हो जाएगा, आई नेवर नो। तो इसलिए मुझे ये चीज़ बोलनी पड़ेगी कि देखो कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, हम अपनी तरफ से उनको अवॉइड करने की पूरी प्रयास करते हैं, और अगर वो कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा तो हम उस कॉम्प्लिकेशन से पेशेंट को निकालने का भी पूरा प्रयास करेंगे। आई कैन टेक व्हाट द सेंटेंस आई यूज इट, आई कैन टेक माई ओन गारंटी दैट आई विल नॉट डू एनी नेग्लिजेंस। मेरी तरफ से कोई लापरवाही नहीं होगी, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से और पूरी लगन के साथ करूँगी। पर ये कॉम्प्लिकेशंस होने की इतने % संभावना है, अगर ऐसा होता है तो आई मे नॉट बी ब्लेम्ड। तो ऐसे में आप मेडिको लीगली थोड़े सेफ रहेंगे। ओके, यस। तो जहाँ हम पूरे ऑल एफर्ट्स लगा रहे हैं कि हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट दें, अगर उसमें हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखें तो एक हमारे लिए एसेट है ना, और दूसरा एक सारी इन्फॉर्मेशन अगर हम पास ऑन प्रॉपरली करें तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये बात निकल के आती। तो इसमें इन्फॉर्मेशन की जहाँ बात आती है कि कई बार जैसे ऑपरेशन होना है तो उसके लिए कंसेंट ली जाती है। तो कंसेंट में जैसे आपने बताया कि हमें सारा कुछ उसको बताना है कि क्या क्या हो सकता है, जिसको शायद हम मोस्ट ऑफ द टाइम इन्फॉर्म कंसेंट हम बोलते हैं कि इन्फॉर्म कंसेंट, बट हम कई बार ऐसे ही कि अभी इस पे साइन कर दो, तो वो भी ज़रूरी है क्या है? जैसे हमें पूरा बताना चाहिए कि भाई इन्फॉर्म्ड कंसेंट बहुत ज़रूरी है। क्या है, जब पेशेंट इन्फॉर्म्ड रहता है तो वो उतना नाराज़ आपसे नहीं होगा। अब इन्फॉर्म्ड कंसेंट में अगर आपको कंसेंट लेनी है तो आप उसको ये बताएं कि हम क्या करने वाले हैं, क्यों करने वाले हैं, क्या ये करने बिना भी और कोई ऑप्शंस हैं। यदि हम कोई ऑपरेशन करने वाले हैं तो हम उसको बताएं कि इस ऑपरेशन के अलावा भी क्या उसके पास ठीक होने के और कोई विकल्प हैं, हम ये भी बताएं। फिर वो ऑपरेशन एक छोटा सा ब्रीफ में हम उसे बताएं कि भाई ये ऑपरेशन क्या है, किस तरह का एनेस्थीसिया हम देंगे, उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना है, बाद में रिकवरी में कितना टाइम लग सकता है और कितने % रिकवरी के चांसेस हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। और एक दूसरी एक बात जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट, कि हमने जिस चीज़ की कंसेंट ली है बस हम उतना ही प्रोसीजर करें। टेम्पटेशन नहीं होना चाहिए कि हमने एक प्रोसीजर करने के लिए पेट खोला, अब हमें लगा कि इसमें एक बीमारी और है, तो हमें लगता है कि ये भी बीमारी काम कर दें, ये ट्यूमर है तो ये भी निकाल दें। तो ये हमें नहीं करना है, क्योंकि हमने पेशेंट की कंसेंट नहीं ली है। तो पेशेंट इज़ द मास्टर, पेशेंट इज़ द डिसाइडिंग फैक्टर। पेशेंट को हक है डिसाइड करने का कि उसकी बॉडी पे क्या होना है और क्या नहीं होना है। यू कैन नॉट डिसाइड कि नहीं तेरे लिए ये सही है तो मैं तेरे लिए बिना कंसेंट के भी ये कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। पेशेंट इज़ द मास्टर, पेशेंट इज़ द डिसीजन मेकर उसकी खुद की बॉडी का। तो आप उसको समझाएं और उससे कंसेंट लें, आप उतना ही करें, उससे ज़्यादा नहीं करें। पर इसमें मान लीजिए कि अगर इंट्रा ऑप ऐसा लगता है कि मुझे कुछ करना है, तो अगर उस समय भी इन्फॉर्म किया जा सकता है? नहीं, उस समय पेशेंट अंडर एनेस्थीसिया होगी तो पेशेंट की आप इन्फॉर्म रिटर्न कंसेंट नहीं ले पाएंगे। लेकिन यदि लाइफ को डेंजर है, एक इसमें एक ये भी रूल है कि एक कंडीशन है कि हमने पेशेंट की कंसेंट ली है एक प्रोसीजर के लिए, लेकिन बिकॉज ऑफ सम कॉम्प्लिकेशन उसकी लाइफ एंडेंजर हो रही है, और हम यदि दूसरा प्रोसीजर नहीं करते हैं तो वी मे लूज द पेशेंट। उस कंडीशन में आप बिना इन्फॉर्म किए भी उस प्रोसीजर को कर सकते हैं, ओनली एंड ओनली टू सेव द लाइफ ऑफ द पेशेंट। बस सिर्फ यही एक कारण है कि आप बिना कंसेंट के आप कुछ करेंगे, इसके अलावा कोई रीज़न नहीं है कि आपने बिना कंसेंट के कुछ और काम किया। तो पेशेंट को हम इन्फॉर्म करें तो पेशेंट
को पता रहेगा कि भाई ये डॉक्टर ने मुझे ये किया, तो वो उतना नाराज भी नहीं होगा। उसको पता थी कि आपने बताया ब्लीडिंग हो सकती है या ज़्यादा ब्लीडिंग होगी तो मुझे इंटरनल इलियक लाइगेशन करना पड़ सकता है या फिर मुझे बच्चेदानी निकालनी पड़ सकती है। यदि आपने पहले से बताया है फिर आपको ये करना पड़ा है तो पेशेंट नाराज नहीं होगा। पर आपने कुछ उसको बताया नहीं है और फिर आपने कुछ कर दिया है तो उसको नाराज होने का हक बनता है। और पेशेंट को भी है कि चाहिए कि भाई वो अगर उसको जहाँ भी समझ में नहीं आ रहा है वो अच्छे से प्रोसीजर को समझे, जहाँ भी वो साइन कर रहा है उसको वो पढ़े और उसके बाद अपनी कंसेंट दे। बाद में ब्लेम ना करे कि हमने तो कर दी साइन। तो कोर्ट्स विल नॉट लिसन टू दिस कि मैंने तो साइन कर दी, मैंने नहीं पढ़ा। इट इज़ योर ड्यूटी। और कंसेंट सिर्फ एक सिग्नेचर नहीं है, कंसेंट इज ए कॉन्ट्रैक्ट। कंसेंट इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट। पेशेंट की भी सिग्नेचर लगती है, डॉक्टर की भी सिग्नेचर लगती है। तो इन दोनों ने मिलके ये डिसाइड किया है कि हम तुम्हारा ये काम करेंगे, उसका ये फायदा हो सकता है। और ना केवल तकलीफ पैसे की भी उसमें आप समझाएं उसको, भाई इतना इतना खर्चा आ सकता है, अगर कुछ अनटूवर्ड होता है तो बढ़ सकता है या घट सकता है। तो ये सारी बातें यदि हम पेशेंट को एक्सप्लेन करेंगे तो फेयर चांस है कि कोई लिटिगेशन में चीज़ एंड नहीं होगी। ये तो ऑपरेशन की बात आती है। अभी बहुत सारे लोगों का कहना है कि डॉक्टर्स अब अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस भी कुछ कुछ कराने लगे, तो इसका भी कुछ इफ़ेक्ट हमारी प्रैक्टिस पर पड़ता है क्या? इस बारे में क्या ध्यान देना चाहिए? डेफिनेटली जो बढ़ते हुए लिटिगेशंस हैं, बढ़ती हुई पेशेंट की नाराज़गी है डॉक्टर की तरफ से, तो डॉक्टर्स भी एक सेफ़ प्रैक्टिस करना आजकल चाह रहे हैं कि भाई मुझे कोई भविष्य में दिक्कत ना आए, कोई मेरे पे केस ना लग जाए। तो डॉक्टर एक सेफ़ प्रैक्टिस करने के लिए डॉक्टर भी 2-3 तरीके अपनाने लगे हैं जो जनरली मैंने महसूस किया है। तो एक तो डॉक्टर्स थोड़ी इन्वेस्टिगेशंस ज़्यादा कराते हैं कि भाई कोई चीज़ मिस ना हो जाए मुझसे, क्योंकि यदि मिस हुई तो वो कटघरे में खड़ा हो उसको पेशेंट कर देगा। तो डॉक्टर फिर सोचते हैं कि भाई ज़्यादा मैं इन्वेस्टिगेशन करा लूँ तो मैं कोई बीमारी को मिस नहीं करूँगा। और दूसरा ये है कि पेशेंट को 100% हम गारंटी दे नहीं सकते हैं कि भाई हम तुझे ठीक ही करेंगे। तो जितने भी सीरियस पेशेंट्स आजकल आ रहे हैं डॉक्टर्स के पास, जिनमें कि यदि डॉक्टर उन सीरियस पेशेंट्स को ले लेगा, उनको ठीक करने का प्रयास करेगा, तो हो सकता है उसमें से 90 to 95% ठीक हो जाएं। लेकिन प्रोबेबिलिटी है कि 5% से 10% केस ठीक ना भी हो पाए। तो पहले ऐसे होता था कि वो 5 से 10% केस ये सोचते थे उनके घर वाले कि भाई डॉक्टर ने तो अपना प्रयास किया, अब यदि नहीं ठीक हुआ तो वी कैन नॉट ब्लेम डॉक्टर्स। पर आज के ज़माने में हो ये रहा है कि वो जो 5 से 10% केस हैं, यदि वो ठीक नहीं होते हैं तो वो सीधे सीधे डॉक्टर को ब्लेम करना चाहते हैं। और वो जो केस थे जो कि ठीक नहीं हो सकते थे डॉक्टर के अथक प्रयास के बावजूद भी, फिर वो कोर्ट चले जाते हैं। तो उससे डर के आजकल सीरियस पेशेंट्स को डॉक्टर्स लेना ही बंद कर दिए हैं। तो होता ही है कि जहाँ 90 से 95% सीरियस पेशेंट ठीक हो सकते थे, वो परसेंटेज कम हो गया है, क्योंकि 4 डॉक्टर रेफ्यूज़ करेंगे, 5वां लेगा, हो सकता है 5वां भी ना ले, तो फिर वो कहीं बड़े अस्पताल में जाएगा जहाँ सरकारी अस्पताल है, वहाँ पे रिफ्यूज़ल की परमिशन नहीं है, फिर वो वहाँ जाएगा। तो ऐसे करते करते उसका समय इतना बर्बाद हो जाएगा कि उसके सर्वाइवल के चांसेस कम हो जाएंगे। तो डॉक्टर्स का नुकसान है लिटिगेशंस में कुछ हद तक, पर मैं ये कहूँगी कि पब्लिक का नुकसान उससे ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर्स आर फ्री टू टेक एनी पेशेंट और रिफ्यूज़ एनी पेशेंट। तो यदि डॉक्टर अगर सीरियस पेशेंट्स को लेना बंद कर देंगे तो फिर नुकसान तो अल्टीमेटली जनता का ही है। तो मैं ये गुजारिश करूँगी कि डॉक्टर्स भी सीरियस पेशेंट को लेने से मना ना करें, लेकिन उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि जनता भी हर बात के लिए डॉक्टर को दोषी ठहराने का प्रयास ना करे, तभी तो डॉक्टर ले पाएंगे। यदि एक भी केस में उसे लिटिगेशन हो गया तो उसकी तो सारी प्रैक्टिस चौपट, उसे तो घंटों कोर्ट में जाना है, खड़े रहना है और बहुत ह्यूमिलेशन फील करना है। और यदि उसके खिलाफ अगर डिसीजन आ गया तो वो तो फिर ज़िंदगी भर की कमाई भी कभी कभी कम पड़ जाती है उस फाइन को भरने में। तो फिर डॉक्टर तो सेफ प्रैक्टिस करना ही चाहेगा। तो इसीलिए मेरी ये आग्रह है कि
लोग सही मायनों में यदि उसको लगता है कि डॉक्टर की लापरवाही ही है तो फ्री टू गो टू कोर्ट्स, लेकिन यदि उसको लगता है कि भाई डॉक्टर अपना प्रयास कर रहा था, सिंसियरली प्रयास कर रहा था, फिर भी अगर पेशेंट नहीं बच पाई है या पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, तो ऐसे में डॉक्टर्स को दोषी ठहराने की परंपरा पे स्टॉप लगना चाहिए, जिससे कि सर्वाइवर्स की परसेंटेज बढ़ जाए। बढ़ सके। यस यस। एक चीज़ और भी जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत देखने में आती है कि अगर मान लीजिए कि पेशेंट मेरे पास आया और मैंने उसको रख लिया, इवन इफ मुझे लगता है कि मुझे ऐसा भी होता है कई बार नहीं रखना चाहिए, बट मैंने रख लिया कि या किसी की फोर्स की वजह से, किसी की वजह से, या ये लगता है कि पेशेंट मैं रख लूँ, और फिर बाद में मुझे लगता है कि नहीं रखना चाहिए और कंडीशन मेरी पहुंच से बाहर होती है, तो फिर पेशेंट का तो टाइम जाता है। तो ये भी शायद हमें ध्यान पहले देना चाहिए कि अगर मुझे लगता है कि ये मेरी फील्ड का नहीं है या मेरी एक्सपर्टीज़ के बाहर की बात है, तो पहले उसको अगर हम टाइमली उसको बता के रेफ़र करें तो ज़्यादा बेटर है। यस, बिल्कुल, ये मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि डॉक्टर्स को भी ये देखना चाहिए कि अपनी जो स्पेशलिटी है उसको ओवर रीच ना करें। जो भी हमारी एक्सपर्टीज़ है, हमारी स्पेशलिटी का केस है और हमारे हॉस्पिटल में उतनी सुविधाएं हैं, अपनी स्पेशलिटी भी होना चाहिए और हमारा जो हॉस्पिटल जिसमें हम काम कर रहे हैं उसमें भी वो सुविधाएं होनी चाहिए, तभी हम उस पेशेंट को ट्रीट करें। यदि ऐसा नहीं है और पेशेंट ज़्यादा सीरियस है तो हम एक फ़र्स्ट एड दें जिससे कि पेशेंट दूसरी जगह पहुंच पाएँ। ऐसा एक फ़र्स्ट एड दे के हम लाइफ सेविंग जो भी ज़रूरी है उस समय दे के और उसको सही तरीके से हम गाइड करें कि भाई उस हॉस्पिटल में ये सुविधाएं हैं, ये स्पेशलिटी के डॉक्टर्स हैं, तो आप वहाँ जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेंगे। तो उसको टाइम रहते सही गाइडेंस यदि मिल जाएगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पेशेंट डॉक्टर को भी ये चाहिए कि अपने ही लिमिट में काम करे। मेडिकल लीगल चीज़ें कम हो सकती है, उससे भी लिटिगेशंस कम हो सकते हैं क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है कि कोर्ट्स ने ये डिसाइड किया है कि आप जो है सर्जन थे, फिर आपने गायनिकोलॉजिस्ट का काम कर दिया, या आप केवल एमबीबीएस डॉक्टर थे फिर आपने किसी स्पेशलिस्ट का काम किया, या आप किसी एक स्पेशलिटी के डॉक्टर हो आपने दूसरी स्पेशलिटी का काम किया है, और फिर यदि पेशेंट को अनटूवर्ड अगर रिजल्ट मिलते हैं तो ऐसे में कोर्ट विल नॉट हैव एनी सिंपैथी विथ यू। तो इसीलिए हमें भी अपनी लिमिटेशंस पहचानना है, अपनी स्पेशलिटी का काम करना है, अपनी एक्सपर्टीज़ और अपनी सुविधाएं देखते हुए ही हमें पेशेंट को रखना चाहिए। और एक बार पेशेंट को रख लिया है तो एक आइडियल तरीके से बिल्कुल ईमानदारी से हमें पेशेंट का ट्रीटमेंट करना चाहिए, ये हमारा फ़र्ज बनता है। यस। अब एक चीज़ और देखने में आती है मेडिकल प्रैक्टिस में कि जैसे मान लीजिए पेशेंट किसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहा था, अब वो कल को वो मेरे पास आता है, मान लो उसको ठीक नहीं लगा या वॉटेवर, मेरे पास आता है तो वो ये कहता है कि ये ट्रीटमेंट करवाया हमने, फिर वो जो पेशेंट दूसरे डॉक्टर के पास जाता है तो वो स्ट्रेट अवे कि ये गलत ट्रीटमेंट हो गया या आपका ये नहीं हुआ, तो मैं समझता हूँ इससे भी, क्योंकि कोई डॉक्टर चाहता नहीं कि ट्रीटमेंट गलत हो, ये बात अलग है कि किसी को फ़ायदा नहीं मिला वो मैटर अलग है, बट ये हमें इस प्रैक्टिस से भी इसको जो है ये मेडिकल जॉस्टिंग कहते हैं। तो ये मेडिकल जॉस्टिंग जो है ये बहुत ही एक घिनौनी आदत फ्रेटर्निटी में थोड़ी फैल रही है, जो कि नहीं होना चाहिए। यदि किसी एक डॉक्टर ने इलाज किया है, अब पेशेंट को रिजल्ट नहीं मिले, तो दूसरे डॉक्टर की साइकोलॉजी ये नहीं होनी चाहिए कि मैं उस पहले डॉक्टर की बुराई कर दूं तो ये पेशेंट मेरे पास ही हमेशा आता रहेगा। ये साइकोलॉजी नहीं होनी चाहिए। अगर उसको लगता भी है कि कुछ डिफरेंट ट्रीटमेंट मुझे देना है तो वो ये कह सकता है कि भाई हर जना अपने अपने तरीके से इलाज करता है। मेडिकल साइंस इज़ नॉट यस और नो, 2 and 2 4 होंगे ही होंगे, 2 + 2 4 होते हैं, इतनी सिंपल मेडिकल साइंस नहीं है। अपना अपना ओपिनियन होता है, उसका एक ओपिनियन था, मेरा दूसरा ओपिनियन होता है। हो सकता है आप ठीक हो जाएं तो इट इज़ वेरी गुड, पर हमारा ओपिनियन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, वो अपनी जगह सही है, मैं अपनी जगह सही हो सकता है हो जाऊं आपके लिए, तो इट इज़ जस्ट अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। बजाय ये सोचे कि यदि पहले डॉक्टर के पास से दूसरा मेरे पास आया है
तो आपके पास से भी वो तीसरे के पास जाएगा, वो तीसरा आपकी बुराई करेगा। तो इसलिए ये चेन को हमें कट करना खत्म है। करना है। हमें सिर्फ यही कहना है कि इट इज़ जस्ट अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। तो That's what. हम अपने को, जो मुझे सही लग रहा है वो मैं कर रहा हूँ, जो उसे सही लगा वो उसने किया। हो सकता है आपको अब फ़ायदा पड़ जाए। तो इससे बहुत कुछ लिटिगेशंस कट हो सकते हैं, बिकॉज जो आप आज बोलेंगे कि उसका ट्रीटमेंट सही नहीं था, वो आपका जो बयान होगा वो कोर्ट में, आपका बयान जो है वो कोर्ट में उस तरह का वो एविडेंस बन जाएगा ओके। अगेंस्ट दैट डॉक्टर। अच्छा। तो मतलब ये सिर्फ सिंपल बयान नहीं सिंपल है, बयान नहीं। सिंपल स्टेटमेंट नहीं है। अगर लिटिगेशन होता है उस पहले डॉक्टर के खिलाफ जिसके अगेंस्ट आपने कुछ बोला है, तो वही बोलने के लिए आपको कल को कोर्ट में बुलाया जा सकता है। अच्छा। तो I was not- I दैट was not- बिकम्स एन एविडेंस। Okay. दैट बिकम्स एन एविडेंस। आज आपने बोला कि नहीं, उसने ये तुझे गलत कर दिया है, ये तेरा तो ऑपरेशन ही गलत हो गया है, करना ही नहीं चाहिए था, तेरा तो मेडिकल ट्रीटमेंट ही हो जाता। तो वो तो कोर्ट में जाने के लिए प्रेरित हो गया कि उसने तो मेरा जबरदस्ती इलाज कर, जबरदस्ती ऑपरेशन कर दिया। तो वो कल को कोर्ट जाएगा, तो वो पेशेंट हो सकता है उसने आपकी बात रिकॉर्ड करी हो, या उसने मतलब उस तरह से वो एविडेंस दे कि भाई इन्होंने बोला था कि इलाज की ज़रूरत नहीं थी। तब आपके पास जब जाना पड़ेगा, तब आपको मेडिकल कोर्ट में वो एविडेंस देना पड़ेगा। तो आप सोचिए कि कितनी ख़राब स्थिति पैदा होगी। तो ऐसे रैंडम स्टेटमेंट्स देने की बजाय आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट से पेश आना चाहिए और दूसरे डॉक्टर की बुराई नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर डॉक्टर अपने हिसाब से इलाज करता है। बेस्ट पॉसिबल हर एक किसी भी डॉक्टर के पास 100% रिजल्ट नहीं हो सकते हैं। नहीं होते। तो इस तरह की प्रैक्टिस हम लोगों के लिए भी ज़रूरी है डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी में। कि एक मूवमेंट हमने चलाया था कि जैसे मान लीजिए कि हम पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, तो ये स्पिरिचुअल एस्पेक्ट आई एम डिस्कसिंग इट। जैसे मेरे मन में ये रहता है कि अगर इतने पेशेंट में देखूंगा तो मेरा इतना दिन भर का कैलकुलेशन होता है। दैट इज़ ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइक प्रैक्टिस। बट अगर मान लीजिए मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, तो उस समय अगर मेरा ये मोटिव है कि मेरे ट्रीटमेंट देने से मेरा तो जो हो रहा है आई एम गेटिंग मनी आउट ऑफ इट, बट इसको बेनिफिट हो रहा है, अगर वो मैं आगे रखूँ ज़्यादा तो क्या होगा। तो मैं समझता हूँ कि एक तो पेशेंट के रिज़ल्ट भी ज़्यादा अच्छे आने लगेंगे और शायद इन सब चीज़ों से भी बचा जाएगा। इस बारे में कि मतलब एक तो ये कि मैं अपना कैलकुलेशन देख रहा हूँ, दूसरा ये कि नहीं मैं ट्रीटमेंट दे रहा हूँ तो इसका बेनिफिट होने वाला है। भाई ऑफ कोर्स यू आर राइट। भाई पेशेंट डॉक्टर के पास आया है अपनी तकलीफ़ कम हो ये समझ के, तो डॉक्टर की प्रायोरिटी भी यही होनी चाहिए कि मुझे उसकी तकलीफ़ कम करनी है। वो जिस भी बीमारी से सफ़र कर रहा है उसको कम करने के लिए जो ज़रूरी है वो मैं करूँ। आउट ऑफ दैट प्रोसेस आपको पास पैसा आप लेते हो, दैट इज़ ओके। लेकिन पैसा लेने के लिए आप ऑपरेशन करें या पैसा लेने के लिए ट्रीटमेंट करें, तो वो दैट इज़ नॉट एथिकल। वो एथिकल नहीं रहता है। तो डॉक्टर्स के भी दिमाग में यही रहना चाहिए कि हमें पेशेंट का इलाज करना है, वॉट एवर इज़ गुड फॉर पेशेंट बेनिफिट वो मुझे देना है। उस प्रोसेस में जो भी ज़रूरी है उतना ठीक है आप कमा सकते हैं, लेकिन कमाना शुड बी द सेकेंड प्रायोरिटी। जैसे मैंने कहा पेशेंट की फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए अच्छा डॉक्टर, ना कि बिल्डिंग और सुविधाएं। ऐसे ही डॉक्टर की भी प्रायोरिटी होना चाहिए कि पहले पेशेंट का बेनिफिट, उसके बाद में खुद का मॉनेटरी बेनिफिट। तो ऑफ कोर्स दिस शुड बी द प्रायोरिटी। तो फिर मैं समझता हूँ कि नंबर ऑफ केसेस जो हैं धीरे धीरे, तभी डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप भी जो आजकल गड़बड़ा गई है, यदि सभी डॉक्टर्स इस तरह से रखेंगे तो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप भी सुधर सकती है धीरे धीरे। और डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप यदि सुधरती है तो उसका सीधा सीधा असर आएगा कि नंबर ऑफ केसेस इन कोर्ट्स कम हो जाएंगे, लिटिगेशंस कम हो जाएंगे। तो पेशेंट का विश्वास जीतना डॉक्टर के लिए भी ज़रूरी है। तो ये भी बहुत लोगों की कंप्लेंट होती है मैम कि जैसे मेरे से तो बात ही नहीं की डॉक्टर ने। हाँ, तो जब आए हाँ ये क्या है, देखे इन्वेस्टिगेशंस और उन्होंने बोल दिया, वो ट्रीटमेंट भी दूसरा किसी ने लिख दिया और डॉक्टर मूड हो गए। तो मतलब वो एक वो रेपो नहीं बन पाता और इस वजह से भी शायद मैं समझता हूँ कि नंबर ऑफ केसेस प्लस हो रहे हैं। कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। आजकल डॉक्टर्स की तरफ भी से भी ऐसा हो रहा है कि कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होता है। तो कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होता है तो पेशेंट
और उसके अटेंडर अपने आप को अंधेरे में फील करते हैं कि मुझे पता ही नहीं हो क्या रहा है, मुझे पता ही नहीं हो क्या रहा है। फिर यदि रिजल्ट अच्छे आते हैं तब तो ठीक है, वो चुपचाप चला जाता है अपने घर। पर यदि उसको हमने प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं किया कि अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, यदि हम कम्युनिकेट प्रॉपर नहीं करेंगे एंड अनफॉर्चुनेटली यदि रिजल्ट्स ख़राब होते हैं, पेशेंट की प्रोग्नोसिस अच्छी नहीं हो पाती है, तब वो पेशेंट, ऐसे पेशेंट्स जो है वो अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं और फिर वो जो है डॉक्टर के अगेंस्ट हो जाते हैं। तो पेशेंट, डॉक्टर को चाहिए कि पेशेंट को समय समय पे कम्युनिकेट करे, उसको उसकी जानकारी में रखे कि हो क्या रहा है, क्योंकि आफ्टर ऑल भाई पेशेंट और उसके रिलेटिव्स हैं, उनको ये जानने का पूरा हक है कि उनकी क्या सफरिंग है, उसका क्या इलाज हो रहा है, उस इलाज से कितना फ़ायदा हो सकता है। तो यदि हम प्रॉपर कम्युनिकेट करेंगे तो लिटिगेशन के चांसेस भी कम रहेंगे और रैपो अच्छा रहेगा और उसी पेशेंट के आपके पास दोबारा लौट के आने के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि आपने उसका ट्रस्ट जीता है। मतलब पेशेंट को आपका विश्वास, आप पे विश्वास करना चाहिए, तो डॉक्टर को भी पेशेंट का विश्वास जीतना ज़रूरी है, जो कि हम अपने एक अच्छे बिहेवियर से और उसके साथ अच्छे से कम्युनिकेट करके हम उसका विश्वास जीत सकते हैं। तो इससे भी अगर मान लीजिए अगर आप 10-15 मिनट इन्वेस्ट करते हैं, मैं समझता हूँ काफ़ी सारी चीज़ों से हम अपने आप को बचा सकते हैं, अपने आप को भी और पेशेंट को भी अननेसेसरी किसी चीज़ में जाने में। पेशेंट अपने आप को हैरास्ड फील नहीं करेगा। और उसको लगेगा कि मेरे प्रॉपर लाइक, कई बार हम नहीं भी सुने या सुने तो दोनों कंडीशन में बहुत रिस्पॉन्स में डिफरेंस आ जाता है, पेशेंट बहुत फर्क होता है। पेशेंट का ट्रस्ट डेवलप होता है कि भाई डॉक्टर तो कर रहा है, हमने क्योंकि उसको इन्फॉर्म रखा है, हर कदम पे हमने उसको इन्फॉर्म किया है कि भाई तुम्हारी ये प्रॉब्लम है तो हम ये कर रहे हैं, तुम्हारी ये प्रॉब्लम है इसलिए हम ये कर रहे हैं। तो पेशेंट को पता है कि आप उसके लिए कंसर्न हैं, आप उसके लिए कर रहे हो बराबर, और आपकी प्रेजेंस ज़रूरी है। कई बार ऐसे होता है कि आप बिजी होते हो या आप थके हुए होते हो, आप पेशेंट के पास, पेशेंट अगर प्रॉब्लम में है, आप उस समय फिजिकली नहीं होते हो तो उससे भी पेशेंट नाराज़ हो जाता है या उसके अटेंडर सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। तो आपकी फिजिकल प्रेजेंस भी बहुत ज़रूरी होती है। भले रिजल्ट एक ही आएगा, लेकिन आप फिजिकली पेशेंट के पास प्रेजेंट हैं और फिजिकली पेशेंट के पास प्रेजेंट नहीं है, इन दोनों से बड़ा अंतर होता है लिटिगेशंस में। यदि आपने प्रेजेंट रह के और अच्छे से कम्युनिकेट करते हुए आप पेशेंट को नहीं बचा पाए, हो सकता है वो नहीं जाएगा कोर्ट, पर आप फिजिकली प्रेजेंट नहीं थे कि ट्रीटमेंट वही हुआ है, जो आपने बोला है ट्रीटमेंट वही किया है और रिजल्ट भी वही है, पर चांसेस तब ज़्यादा हैं कोर्ट जाने के जब आप फिजिकली नहीं थे वहाँ। तो इसलिए आपका बिहेवियर भी बहुत मायने रखता है टू प्रिवेंट द पेशेंट फ्रॉम गोइंग टू कोर्ट्स। चलिए, तो बहुत सारी जानकारी हमारे को एज अ मेडिकल प्रोफेशनल, क्योंकि अपनी फील्ड की जानकारी के साथ ये सब जानकारी होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम प्रेजेंट में वर्क कर सकें। तो थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स फॉर चूजिंग मी। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी। तो देखिए डॉक्टर्स, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारा कम्युनिकेशन कैसा है, देन फिर सिलेक्शन ऑफ द पेशेंट, यस, कम्युनिकेशन, सिलेक्शन, एंड देन इज इंटेंशन। व्हाट इज़ योर इंटेंशन, कि मैं अपने बेनिफिट के लिए वर्क कर रहा हूँ या पेशेंट के बेनिफिट के लिए, एंड देन कम्स द इंटरवेंशन, इज़ द लास्ट प्रोसेस। तो हम सारी बातों पर ध्यान देंगे तो मैं समझता हूँ हमारी सफरिंग भी कम होगी और ओवरऑल पेशेंट की सफरिंग भी कम होगी और हम प्रॉपरली वर्क कर पाएंगे। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम सभी कार्य कर रहे हैं और करेंगे। और भी आपकी कोई क्वेरीज हैं तो हमें बहुत खुशी होगी आपकी मदद करने के लिए। जो भी आपको लगता है, यू कैन पुट इन चैट, वी विल वर्क ऑन इट एंड वी विल डिस्कस ओवर इट। स्पेसिफिक क्वेरीज भी होंगी तो उसको भी हम लेने की कोशिश करेंगे। और भी हमारे स्पेशलिस्ट हैं जो टाइम टू टाइम आकर हमारे साथ अपनी नॉलेज शेयर करेंगे। तो जस्ट स्टे ट्यून्ड, बी विद अस, वी विल कम विद मोर सच एपिसोड्स। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।